नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जीवन में इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ये 4 लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था और उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र रामू के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। प्रिय दर्शकों, रामू के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। उस किसान रामू के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान रामू ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए दांव पेंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान रामू ने अपने बड़े तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थीं वो भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि ये छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर रामू तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो किसान रामू ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। प्रिय दर्शकों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वो बड़ी विद्वान थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान रामू के 3 बड़े बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसीलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वो हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी, कहती थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी जो थी वो काफी बुद्धिमान थी, काफी होशियार थी। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, और कोई काम तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तो वो पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो कहती हूं वो तुम करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लखटकिया के पद पर नौकरी पर लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान स्त्री समझाने लगी कि देखो, राजा के यहां 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है,
जो हर रोज 1 लाख टका रोज वेतन पाता है, उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से न हो सके, उसकी सेना से न हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। तब पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप तो बस चले जाओ वहां और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। प्रिय दर्शकों, पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? तो वह कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या कर सकते हो? तब वो पहलवान कहता है, महाराज जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, किसी मंत्री से नहीं होगा, वो काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका रोज का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे? वो पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं? अब तो राजा के मंत्री ने जब पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को रखा था। तो मंत्री कहने लगा, महाराज आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहां एक लखटकिया को रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहां नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। राजा ने उस पहलवान को अपने यहां जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख टका वेतन रोज पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। अब तो वो पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। वो पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुला लाता है। पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा, हां महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री मुझे ये बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? प्रिय दर्शकों, कहते हैं राजा, योगी, अग्नि, जल इनकी उल्टी रीत है, इनसे हमेशा बचकर चलो। राजाओं के उलटे नियम होते हैं। राजा और मंत्री सोचने लगे, पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो मां राजमाता, वह बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट दर्द होता था, उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जी आए। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की मां राजमाता बीमार है,
क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य को जब 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से बुलाकर लाया हूं। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर के राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वो है क्या? वैद्य बोला, वो वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती।